नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आलोक। सबसे पहले दोस्तों आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया हमें नंबर 1 बनाने के लिए। आपने हम पर अपना प्यार, अपना विश्वास दिखाया, तभी आज हमें नंबर 1। अपने दर्शकों को बता दें कि 13 मई को जब नगर निकाय चुनाव की मतगणना थी, उस दिन बम्पर किस तरीके से हमारे साथ दर्शक जुड़े, अपार समर्थन मिला हमें, और हम चाहेंगे कि ये प्यार, ये विश्वास आप यूं ही हम तक बनाए रखिए। हम हमेशा पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष रूप से खबरों को यूं ही दिखाते रहेंगे। तो दर्शकों की पहली पसंद बना भारत समाचार, तो सबसे ज्यादा देखा जाने वाला चैनल भारत समाचार, दर्शकों की पहली पसंद, आपका प्यार, आपका विश्वास, सत्य और तथ्य के साथ हम खबरों को दिखाते हैं। 19वें हफ्ते में टीआरपी में किस तरीके से नंबर 1 अन्य चैनलों को पीछे छोड़ा और हमने अपना जो है वो खबरों को दिखाया सत्य और तथ्य के साथ। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। और अब वापस आएंगे अपने आज की कुरुक्षेत्र की डिबेट में, आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे आज शाइस्ता परवीन को लेकर। जी हां, शाइस्ता परवीन, 80 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है और इस बीच लेकिन अभी तक शाइस्ता परवीन और साथ ही साथ गुड्डू मुस्लिम और चाहे अतीक की बहन को लेकर के बात करें, वो तमाम सारे अभी भी नाम हैं जिनको लेकर के पुलिस और यूपीएसटीएफ लगातार छानबीन कर रही है, लेकिन अभी तक कुछ भी पता नहीं लग पाया। हालांकि लोकेशंस लगातार ट्रेस की जा रही है। बीच में पता लगा कि फिलहाल मुंबई में है, तो वहां पर भी पुलिस किस तरीके से पहुंची, कौशांबी में भी पहुंची। तो उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और एसटीएफ अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन समेत 5 आरोपियों की तलाश में जगह जगह भटक रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी कामयाबी हासिल नहीं लगी है। और इनाम की राशि की अगर बात करें तो बार बार ठिकाना बदला जा रहा है। 82 दिनों से ज्यादा का वक्त हुआ है, लेकिन शाइस्ता परवीन अभी भी फरार है। इनाम की राशि 25,000 से 50,000 हुई और 50,000 से सीधे 5 लाख तक इनाम घोषित किया गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। अब ऐसे में तमाम सारे सवाल उठते नजर आ रहे हैं कि आखिर शाइस्ता के पास ऐसी कौन सी ट्रिक है जो वो भिड़ा रही है और पुलिस को और पुलिसिया सिस्टम को धता कैसे बता रही है। और शायद अब ये भी सवाल है कि अगर वो सिस्टम जो ट्रिक थी वो अगर अतीक को और अशरफ को भी पता होती, तो शायद वो सिस्टम में किस तरीके से ना आते, ग्रिप में ना आते, ना मारे जाते। तो शाइस्ता के पास ऐसी कौन सी ट्रिक है और आखिर पूरा का जो पूरा सिस्टम है वो क्यों इतना लाचार अपने आप को पा रहा है। ऐसे तमाम सारे सवाल हैं जो आज जानने की कोशिश करेंगे। जल्दी से बिना कुछ देर के हुए आए हुए मेहमानों से अपने दर्शकों का परिचय कराएंगे, जिनसे हम कुछ खास सवालों के आज जवाब लेंगे। वो सवाल जो हर शख्स जानना चाहता है, दर्शक जानना चाहते हैं। जल्दी से हमारे साथ स्टूडियो में है आज की डिबेट में विनय सिंह बिन्नू जी हैं, जो कि प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। बिन्नू जी नमस्कार, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और साथ ही साथ अपने दर्शकों को बता दें कि जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, लगातार हम परिचय करा रहे हैं। ओपी सिंह जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी। ओपी सिंह जी नमस्कार, बहुत बहुत आपका स्वागत है। और साथ ही साथ रजा रिजवी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रजा रिजवी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा कुछ और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन मेरा पहला सवाल ओपी सिंह जी से ही है। ओपी सिंह जी, मैं आज कोई भी आपसे टिप्पणी लूं, अब आपने शुरुआत में अगर हमसे जुड़े होंगे नहीं, आज हम नंबर 1 पे हैं। मैं जरा इस पर आपकी सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा कि जो टीआरपी आई है, छप्पर फाड़ के आई है और दर्शकों ने प्यार और विश्वास जताया, सबसे पहले उसमें आप भी इन्वॉल्व है, क्योंकि आप भी डिबेट में हमारे साथ जुड़ते हैं, आपको भी लोग देखते हैं, सुनते हैं। आलोक जी, सबसे पहले भारत समाचार को जो दर्शकों का प्यार मिला है, नंबर 1 उसको स्थान मिला है, इसके लिए भारत समाचार परिवार को बहुत बहुत बधाई। मैं बहुत वर्षों से डिबेट करता चला रहा हूँ, लेकिन जो भारत समाचार की जो डिबेट के जो प्रक्रिया है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। खास तौर से जब ब्रजेश जी से 9 बजे रात के बैठते हैं, आलोक जी आप हैं और आपके साथ जितने भी एंकर हैं, जिस तरह से स्वस्थ परंपरा के अनुसार आप डिबेट चलाते हैं वह काबिले तारीफ है। इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। और
मेरी शुभकामना है जी। कि आगे के दिनों में भी इसी तरह से भारत बिल्कुल, ये समाचार विश्वास हम चाहेंगे यूं ही स्वस्थ- बना रहे और आप सबका साथ भी जी, इसके लिए स्वस्थ बहुत जरूरी है। परंपरा को कायम जरा मैं रजा रखें रिजवी जी और से उसका नंबर 1 जी, स्थान बराबर रजा बना। रिजवी से भी एक पत्रकार से सबसे पहले टिप्पणी चाहूंगा इस पर ही जी। समाचार नंबर 1 होने के लिए उसको बहुत बहुत बधाई। और इसमें सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे जो है ब्रिजेश मिश्रा जी का, वीरेंद्र जी का, आलोक राजा जी का, और यहाँ जितने अंदर स्टाफ बैठे हुए हैं जिनको लोग जानते भी नहीं हैं और वो कड़ी मेहनत करते हैं, कड़ी मशक्क़त करते हैं, उनको। और साथ ही साथ मैं देख रहा था टीआरपी के बगल में एबीपी गंगा का भी नाम चल रहा है। तो आप देखिए वो बहुत बड़ी संस्था है। आप बहुत कम संसाधन में इतनी लंबी रेस में इतने आगे आ गए कि उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और ये आप लोगों की मेहनत है, उस मेहनत का नतीजा है, ऊपर वाले ने सिला दिया है। और आम जनता इसको बहुत प्यार करती है, क्योंकि आप जो दिखाते हैं वो एक सच का आईना है। बिल्कुल कहीं ना लीपा होती है, ना लीपा पोती की जाती है, ना इधर का उधर किया जाता है। जो सच्ची चीजें हैं वो परोस के सामने आम जनता के बीच में रख दी बिल्कुल, हमें लगता है जनता इसीलिए खुश है और इसीलिए नंबर 1 पर चाहूंगा, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। पहली बात तो सबसे पहले मैं भारत समाचार परिवार के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं नंबर 1 उत्तर प्रदेश में बनने के लिए। जिस पारदर्शिता के साथ भारत समाचार निरंतर खबरों के साथ अपने आप को आगे ले जा रहा है, हमारी शुभकामना है कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारत समाचार नंबर 1 बने। कि जो बिल्कुल, और कोशिश यही रहेगी। मैं बार बार कह रहा हूं कि हम सब जो जनता का जो विश्वास है, जो हमारे व्यूअर्स का, वो हम यूं ही ऐसे ही बना रहे। चलिए अब मैं आता हूं अपनी डिबेट को लेकर के, टॉपिक को लेकर के, विषय को लेकर के। मैं ओपी सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। 82 दिनों से ज्यादा का वक्त हो गया है। देखिए अभी तक शाइस्ता परवीन और उसके साथ जितने लोग हैं, अभी तक किसी का कुछ भी पता नहीं लग पाया है। लगातार ये कहा जा रहा है हवा में क्या तीर चला रही है, आखिर यूपी पुलिस क्या कर रही है, एसटीएफ क्या कर रही है। इनाम की राशि भी बढ़ चुकी 25 से 50 और 50 से 5 लाख तक। आलोक जी, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज पूरे देश दुनिया में एक मिसाल बनी हुई है, ये बताने की आवश्यकता है। और मैं इसकी चर्चा ये भी कर दूं कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहां जितने भी अब तक चुनाव हुए हैं 2014-17 से लेकर आज तक, उसमें कानून व्यवस्था एक मुद्दा रहा है, आगे भी रहेगा। और यह नगर निकाय में भी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था। आपका सवाल है कि साहिस्ता कहाँ, 80 दिन से उसको खोजा जा रहा है। आप देखिए कि जब ये घटना घटी थी उस समय विधानसभा की कार्रवाई चल रही, और जब विपक्षी दलों ने इस सवाल को खड़ा किया था तो योगी आदित्यनाथ जी ने जब दृढ़ता के साथ कहा कि सारे हत्यारों और अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, उस दिन से पूरे प्रदेश को यह विश्वास हो गया कि जो बचे खुचे अपराधी, पिछले 6 वर्षों से उनके खिलाफ अभियान तो चल ही रहा, ये जो बचे खुचे हैं अब इनका भी कल्याण सुनिश्चित है, जिसका जहां स्थान उसको पहुंचा। देखिए इस घटना में अब तक जो 7 मुख्य आरोपी हैं, जो 7 लोगों ने मिलकर के हत्या की है, उसमें असद, गुलाम, अरबाज और उस्मान ये पुलिस मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। मुख्य 2 शूटर साबिर और गुड्डू मुस्लिम अभी भी फरार हैं। उनके लिए हमारी जो है एसटीएफ और पुलिस, ये तो मैं वैसे यही तो मैं कह रहा हूँ, वो नाम भी मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ। जी जी जी, मुझे मैं नाम तो खुद बता रहा हूँ ना। जी हाँ, मैं तो आपको खुद ठीक है वो बता रहा हूँ। और एक अपराधी है अरमान, वो भी मुख्य शूटरों में से है, जो 5 लाख का इनामी है। वो सासाराम बिहार में दूसरे मामले में कोर्ट में आत्मसमर्पण कर चुका है। देखिए सबको पता कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी। ठीक है बचे, लेकिन हमारी पुलिस और एसटीएफ दिन रात प्रयास कर रही है, और ये निश्चित रूप से किसी न किसी दिन, मैंने एक बार आपकी खबर बन रही थी जब ये घटना, आलोक जी संजोग से आपकी एंकर थे, जब आपने ये सवाल मुझसे किया कि ओपी सिंह ये बताइए घटना घटने कितने दिन हो गई, अभी तक जो है मुख्य अपराधी कोई जो है वो अब तक पकड़ा नहीं गया, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैंने जिस दिन शाम को ये कहा था कि आलोक जी बहुत जल्दी, हमको मैं कोई भोजपक्ता नहीं हूँ, लेकिन उत्तर प्रदेश की जो पुलिस की कार्यप्रणाली है वो निश्चित इस बात को दर्शाती है
कि बकरे की मां कब तक खैर बनाएगी, बहुत जल्दी चलिए breaking news वो बनेगी डिबेट और बड़ी बना- इम्पैक्टफुल हुई थी, उसके अगले दिन ही खबर ने अपना असर दिखाया। चलिए अब मैं आज दिखाया। को लेकर भी और वो हुए प्रतिक्रिया थे। दिखाऊंगा। आप ये जान जी। लीजिए कि ये भी जहां तक बचे हुए जी। हैं इनके खिलाफ जो है लुकआउट नोटिस जारी कर दी गई है। जी। देखिए पुलिस का मुख्य जो वो एम है वो शूटरों के प्रति है, सहिष्णुता भी है, सह अभियोगी है। इस मामले में कई लोग षड्यंत्रकर्ता, साजिशकर्ता, सह अभियोगी हैं। उसमें आपने देखा कि 1 दर्जन से अधिक लोग गिरफ्तार किए जा जी। चुके, जो मुख्य आरोपियों से परे है। जी। और उनसे लगातार पूछताछ हुई और लगातार उसकी जानकारी ले गई है। ये भी बहुत जल्दी जी। उत्तर प्रदेश की पुलिस के हाथों से किसी कीमत पर नहीं बचेंगे। बहुत जल्द आपको इनके जी। भी जो हश्र होगा वो आपके सामने ठीक है विनय सिंह बिन्नू जी, अब आपको जो जवाब मिला है क्या आप उससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं? सवाल जो पहले 80 दिन पहले से था वही आज 82वें दिन भी वही सवाल का जवाब है कि लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है, बख्शा किसी को नहीं जाएगा। देखिए अभी ओपी सिंह जी ने जो बातें कही हैं कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, बख्शा कोई नहीं जाएगा और जो बचे हुए हैं उनके कल्याण के लिए कार्य किया जाएगा, तो सही कहा उन्होंने। जो इन्होंने अपराधियों की एक सूची घोषित की है उनके कल्याण के लिए ये कार्य कर रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के लोग हैं जो अपराधी बचे हुए हैं, उनका कल्याण ये कर रहे हैं। ठीक है, वो तो अलग चीजें हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, जिस तरह से जंगल राज उत्तर प्रदेश में कायम है, आप कहेंगे कैसे? अपराधी को मार देना, अपराधी या जैसे भारतीय जनता पार्टी कहती है कि इनकाउंटर कर दिया, इनकाउंटर किया नहीं जाता, इनकाउंटर सर हो जाता है, क्योंकि किसी अपरिहार्य कारणों से इनकाउंटर होता है। जब अपराधी को पकड़ने का प्रयास पुलिस करती है तो अगर कहीं न कहीं वो पुलिस के प्रति जो है गोली चलाता है या भागने का प्रयास करता है तो ये एक्सीडेंट है, ये इनकाउंटर हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम इनकाउंटर करते हैं, हम गोली मारते हैं, ये साफ साफ इन्होंने कहा है, बार बार कहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मैं नहीं मानता कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम है। जहां पर संविधान नहीं है, जहां पर संविधान की धज्जियां उड़ाई जाती हो, हम वहां पर यह नहीं मानने को तैयार है कि वहां पर कानून का राज कायम है। कानून का राज कहते क्या है, किसे हैं? कानून के राज में अगर कानून के नीति संगत तरीके से अगर अपराधियों को उनके किए कर्मों का सजा दिया जाता है तो उसे कानून का राज कहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सरकार में जिस तरह से महिलाओं के प्रति भी असभ्यता का परिचय दिया गया, इन्होंने जो सहिष्णुता है जिसके प्रति इन्होंने कहा अपराधी है, डॉन है, माफिया घोषित किया गया। मैं नहीं मानता कि भारत के अंदर, भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा के अंदर महिलाओं के प्रति ऐसी सम्मानजनक टिप्पणी, असम्मानजनक टिप्पणी करनी चाहिए। ठीक है, अगर वो भाग रही है जी, आप एक बात बताइए मुझे, आप इतनी देर से सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, सवाल उठा रहे, विपक्ष की भूमिका होती है, लेकिन आपने अपनी सरकार जब थी तो कौन सा ऐसा आइडियल प्रस्तुत कर दिया था, आदर्श प्रस्तुत कर दिया था? देखिए हमारी सरकार में जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने कानून को मजबूत करने के लिए 100 डायल जैसे तमाम सुसज्जित ऐसे चीजों को ले आकर के अपराधियों को तत्काल पकड़ने की व्यवस्था बनाई थी। हमने संविधान को संज्ञान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज कायम करने का प्रयास किया था। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से संविधान के तहत अगर आपको सीआरपीसी अनुच्छेद 21 के तहत हर व्यक्ति को हिंदुस्तान के अंदर अधिकार है, अपनी दैहिक स्वतंत्रता और दैहिक आजादी के पूरा अधिकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सारे सीआरपीसी, सारे अनुच्छेद, सारे कानून, सारे संविधान, बाबा साहब ने जो संविधान लिख करके दिया था, सबको अधिकार जो निहित किया था, उस अधिकारों की भी धज्जियां उड़ाई गई हैं। संस्कारों की बात, सवालों की बात और बड़ी बात आदर्श की बात हर राजनीतिक दल कर रहा है। मैं जरा रिजवी साहब के पास आऊंगा, रजा रिजवी जी, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं कि किसकी सरकार में कौन अपराधी, माफिया, फले फूले, मुद्दा ये नहीं है, लेकिन हम शाइस्ता को लेकर के बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बहन आयशा की, गुड्डू मुस्लिम की, साबिर की, अरमान की और अशरफ की पत्नी जैनब की, जो अभी तक पिछले 80 दिनों से ज्यादा गायब है, इनामिया राशि भी बढ़ चुकी है। कौन सी ऐसी ट्रिक है जो औरों को भी पता लग जाए, जो धता बता रही पूरे सिस्टम को? देखिए, ऐसा है कि एक एफआईआर हुई, एफआईआर में नामित हुए, मुलजिम बने,
जाहिर सी बात है जब मुलजिम बने तो उसके बाद सरकार ने उसको रीट किया। रीट करने के बाद जो सेक्शन उस पर लगे वो सेक्शन इतने हीनियस क्राइम के थे, इतने जो है बड़े अपराधों के थे, तो जाहिर सी बात है सरकार ने जब खोजने की कोशिश की तो मिला नहीं तो सरकार ने एक इनाम कर लग दिया कि 25,000 भाई खोजो उसको, फिर 50,000 रख दिया, फिर अब इनाम बढ़ा के 5 लाख कर दिया। आप ये समझिए कि एसटीएफ के जो एडीजी हैं अमिताभ यश, तो आप क्या समझते हैं वो सुकून से बैठे होंगे कि जो इतना बड़ा जो है वो एक मुकदमे में वांछित हैं, नामजद हैं उस मुकदमे के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि जब मुकदमे में कोई नामजद है या तो अरेस्ट किया जाए या वो मुकदमा खुद दायर करें, अपना जो है वो जो है अरेस्ट स्टे कि साहब हमारा जो है जो हमें स्टे दे दिया जाए अरेस्ट के लिए, हो सकता है कोर्ट कुछ उस पर संज्ञान ले, स्टे दे या स्टे ना दे, तो लेकिन वो भी नहीं हो रहा है इस तरफ से, और भागे फिर रहे हैं। तो ये कब तक भागेंगे, ये ठीक नहीं है। अगर आप पर एफआईआर हुई है तो आइए मुकदमा फेस कीजिए, मुकदमा फेस करके उसमें जो होगा। अब आप बताइए 3 महीना 22 दिन हो गया, लगभग 82 दिन से भागी फिर रही हैं। एक चीज में और आधा सेकंड अगर आप टाइम बिल्कुल आप अपनी बात रखिए, आधा सेकंड में मौका दे रहा हूं। जी हमारे कुछ जो मुसलमान भाई हैं वो जब ये मर्डर हुआ तो उन्होंने कहा साहब दीनी भाई, तो मैं कहना चाहता हूं दीनी भाई कैसे हो गए? इस्लाम में कहा गया है कि अगर किसी इंसान का खून नाहक यानी किसी इंसान को नाहक कत्ल कर दिया जाए तो पूरी इंसानियत को कत्ल कर दिया गया, तो कहां से दीनी भाई हो गए भाई? ये मुसलमानों को समझना चाहिए कि साहब दीनी भाई कतई दीनी भाई नहीं है। जो कतली आदमी है, जो डकैत आदमी है, जो राजनीति करने वाला आदमी, वो दीनी भाई हो ही नहीं सकता। तो ये जो है अगर शाइस्ता परवीन कहीं भी है, पुलिस प्रशासन उनको अरेस्ट करेगी और मुकदमा चलेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से हिंदू मुस्लिम की आपने बात की रजा जी, मैं तो यही कहूंगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुस्लिम, जो बुराई की बात करे वो सबसे बुरा है जी। चलिए मैं एक बार ओपी सिंह जी के पास आ रहा हूं। ओपी सिंह जी, लगातार जब मैंने सवाल पूछे और सवालों की जड़ी लगाई तो आपने कहा लगातार यूपी पुलिस कार्रवाई कर रही है, एसटीएफ कार्रवाई कर रही है और बहुत जल्दी पटाक्षेप होगा, खुलासा होगा। लेकिन एक सवाल का जवाब जरा मैं आपसे चाहूंगा ओपी सिंह जी, बड़ी जिम्मेदारी के साथ पुलिस कार्रवाई कर रही है, गुड वर्क कर रही है, आई अप्रिशिएट, लेकिन बड़ी बात है कि जो ट्वीट जो बीच में एक वायरल हो रहा था किस तरीके से कि अली अभी जिंदा है, हर चीज का हिसाब लिया जाएगा, और ये किसी मुद्गल कोई वेरीफाइड अकाउंट से हुआ था ये ट्वीट, इस बारे में अब तक क्या कुछ जानकारी निकल करके आ पाई है क्या? देखिए इस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत से ऐसी बातें आती है जिसको लोग नोटिस में नहीं लेते। आम आदमी उसको देखता है, लेकिन प्रबुद्ध वर्ग और जो समझदार है उसको कौन जिंदा है कौन मर गया, ये बहुत जिम्मेदारी के साथ इसकी नोटिस नहीं ली जाती है, तो देने वाला ही जाता है। सवाल आपका है और आपने जो सवाल उठाया बहुत सही उठाया है कि आखिर 80 दिन बाद शाइस्ता कहा। हमारे समाजवादी पार्टी के साथी विनय जी बहुत आक्रोशित है, क्योंकि जब क्राइम की बात होती है कि राष्ट्रीय नेता और ये दोनों लोग आपे खो देते हैं। देखिए समाजवादी पार्टी का संविधान और लोकतंत्र 2 बार खतरे पर, एक तो तब जब ये चुनाव हार जाता, पूरा संविधान और लोकतंत्र खतरे पर, और दूसरा तब जब किसी अपराधी के खिलाफ कार्रवाई होती है और वो भी खास तौर से किसी मुस्लिम अपराधी के खिलाफ कार्रवाई। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि आप देखिए अभी 3-4 इनकाउंटर हुए, वो संजोग से सभी मारे जाने वाले हिंदू, तब इनका ट्विटर बंद होता है, तब इनका कोई पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होता। लेकिन जैसे मुख्तार और अतीक जैसे बड़े बड़े अपराधी जिनको इन्होंने माननीय सम्माननीय बनाने का ही काम नहीं किया, उनके जमाने में अरबों रुपया लूट कर ताजा वाले के बेटे के पास से, अतीक अहमद के पास से अब तक 1200 करोड़ रुपए की संपत्ति बराबर कहां से आई? 13 एकड़ जमीन पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने बुलडोजर चला करके उस पर गरीबों को मकान बना करके चाबी दे रहे। तो भैया सवाल ये उठता है कि आपने विधायक भी बनाया, जिस क्षेत्र से जवाहरलाल नेहरू जैसे हमारे लोकप्रिय और कद्दावर नेता सदन में जाते हैं, समाजवादी पार्टी कहती है कि ठीक है एक तरफ जवाहरलाल तो हमारी तरफ से ठीक, हमारी तरफ से मुक्ता। सवाल ये उठता है कि इन बड़े अपराधियों को अब सम्माननीय बनाने का काम किया। दूसरी बात देखिए, अभी तक ये चेप नहीं रहे, मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिन चीजों को लेकर ये हारे
उन चीजों पर अभी भी ये पर्दा दूसरे पर डाल रहे हैं और अपनी लगातार जो इनके चलिए हार हो अब हार रही पर है। आप मंथन करिए, हार पर नहीं, खुद बैठे हैं, ठीक है। चलिए अब एक चलिए सबको मौका दे रहा हूँ, नहीं, विनय सुनिए, जी अपनी बात रखिए। ओपी सिंह मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। चलिए, अच्छा, ओपी सिंह अपना ज्ञान रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अपना ज्ञान सुनिए, अपना एक जो सेकंड। विनय जी बस एक 30 सेकंड को शांत होइए, 30 सेकंड को जरा अपनी बात पूरी कर लें बस। हाँ, ओपी सिंह जी और ये इसका उदाहरण मैं ये होने। देता हूँ ठीक है। कि जब राजू पाल की हत्या हुई थी 2005 में, सरकार किसकी थी? 2006 में उमेश पाल की जब अपहरण हुआ तो सरकार किसकी थी? क्या इन्होंने कार्रवाई किया? मुकदमा तक दाखिल नहीं किया। अतीक अहमद के खिलाफ 102 मुकदमे ये बात मैं कह रहा हूं, मैं तो थोड़ा आगे की बात कर रहा हूं कि सरकार में कौन से माफिया फले फूले मुद्दा ये नहीं है, आगे किस तरीके की कार्रवाई ये सब लोगों की गिरफ्तारी कब होगी? चलिए विनय जी अब अपनी बात रखिए जल्दी से। जो सवाल उठे हैं, जो परंपरा आप लोग ट्रेडिशन आप लोगों ने सेट किया है, जी हाँ। के पास इतने पैसे कहां से आए? अपने माननीय मंत्री जी से पूछ लीजिएगा, जो उनका जो है जमीन में व्यवसायिक पार्टनर था, जो नहीं उससे पूछते हैं। शाइस्ता ने बताया था कि 5 करोड़ रुपया हमने उनको दिया था, उस पर कोई जांच हुई क्या? आप बता रहे हैं कि शाइस्ता अतीक के पास पैसे कहां से? भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा कमाए हुए गठजोड़ से अतीक के पास पैसे थे, उसका आप हिसाब कर लीजिएगा। पहली चीज, दूसरी चीज, अरे सुनिए तो ईडी की बात कर। दूसरी चीज, आपने आपका अपना ज्ञान जो है कर्नाटक में जाकर के दे दीजिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कैसे आ रहे हैं, और आगे भी देते रहिएगा। अभी बहुत जगह आपको हारना है, अभी बोरिया बिस्तर बनना है, वहां पर जाकर के आप प्रवचन दीजिएगा। यहाँ आपके प्रवचन की समाजवादी पार्टी को आवश्यकता नहीं है। तीसरी चीज सुन लीजिए, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, कम से कम असभ्य न बनिए, सभ्यता के साथ डिबेट करिए। तीसरी चीज मैं आपको बता दूं, जितने लोगों का आप कल्याण करना चाहते हैं, जिन माफियाओं का कल्याण आपने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में कुछ माफियाओं का कल्याण होना तय है, उनका कल्याण आप बता तो दीजिए। किन माफियाओं का भारतीय जनता पार्टी में पल रहे, किन माफियाओं का आप कल्याण करना चाहते हैं? क्या माननीय उप मुख्यमंत्री जिनके ऊपर 51 केसेस हैं, आप आखिर अपराध का फिलहाल माफियाओं की लिस्ट जारी कर दी गई है, 61 माफियाओं की लिस्ट, चर्चा अब उस पर होनी चाहिए, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं राजनीतिक डिबेट से थोड़ा सा नैतिकता की बात भी करता हूँ, प्रबुद्ध वर्ग के पास आ रहा हूँ, ठीक है। अपराधियों के खात्मे को बात होना चाहिए, अपराधियों के संरक्षण की नहीं बात होनी चाहिए। नवल कांत जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नवल कांत जी बहुत बहुत स्वागत है, आपने अभी हमें ज्वाइन किया, आप भी राजनीतिक दलों की बात सुन रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम को लेकर के इतनी देर से राजनीतिक दलों की बात हो रही थी, इस बात से मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है, मैं खुलेपन से कहता हूं कि राजनीतिक दलों को संरक्षण जो किस तरीके से दिया जा रहा है, और राजनीतिक संरक्षण के बिना कोई भी अपराधी नहीं बन सकता। नवल जी बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, दो प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए, बीजेपी की ओपी सिंह और समाजवादी पार्टी से विनय सिंह बिन्नू, दोनों अच्छे वक्ता हैं, दोनों अच्छे ढंग से बात रख रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि अगर उत्तर प्रदेश में अपराधी चुनाव जीते या आगे बढ़े तो उसमें से जो राजनीतिक दल हैं उनके संरक्षण से ही जीते, उनके संरक्षण से बढ़े। यहाँ आपकी जो डिबेट चल रही है वो शाइस्ता परवीन को लेकर चल रही है। देखिए, इसको लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा है कि शाइस्ता परवीन आगे रहेगा, तो सीधा सीधा सवाल तो यही है कि सरकार की मंशा पे, तो जिस तरह से अब तक अतीक और अतीक के गैंग के खिलाफ सरकार ने कार्रवाई की है, तो उसमें सरकार की मंशा पे तो सवाल उठ ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो शाइस्ता परवीन है उसके बारे में बताया जाता है, जो जानकार हैं, जो क्राइम रिपोर्टिंग की समझ रखते हैं, उन सबका कहना है कि वो बड़ी परिपक्व हो गई थी अपनी मॉडस ऑपरेंडी समझने में, और अतीक के संग वो गैंग संचालन में काफी महारत उसने हासिल कर लिया था, और अतीक लंबे समय तक जेल भी रहा था, तो जाहिर सी बात है उस समय ये गैंग शाइस्ता चलाती थी, और उसको एक एक चीज पता है, उसको सर्विलांस का भी पता है, उसको ये भी पता है कि उसके जो जानने वाले लोग हैं, अतीक के जो गुर्गे हैं, वहां तक पुलिस पहुंच रही है, उनको उनकी तफ्तीश करने की कोशिश कर रही है, तो वो ऐसी कोई काम ही नहीं कर रही है कि फंसे। और ये बताया जाता है कि वो 5-6 महिलाएं साथ रहती हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो बुर्के में 4-5 महिलाएं मूव करती हैं, तो जाहिर सी बात है जब वो फोन का
इस्तेमाल नहीं कर रही है तो सर्विलांस से नहीं पकड़ा जा सकता। जो अकाउंट्स हैं वहां से पैसे का कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है तो उस तरह से उसको नहीं पकड़ा जा सकता। और वो जो पैसे का लेन देन भी कर रही है अपने को बचाए रखने के लिए, अपना सिस्टम चलाने के लिए, वो भी उनके गुर्गों द्वारा मिल रहा है, जिसको पुलिस अभी पकड़ नहीं पा रही कि ये किनके जरिए हो रहा है। जी बिन्नू जी अपनी बात रखिए। जी मैं नवल जी ने जो कहा मैं कि सरकार की मंशा पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि अगर क्यों नहीं सरकार के मंशा पे सवाल उठाया जा सकता है? आखिर अपराध का विश्लेषण आप कैसे करते हैं? अपराधी आप किसको मानते हैं? अपराध की संज्ञा आप कैसे देते हैं? क्या केवल केसेज हो जाने से वो अपराधी है, या 8-10 मर्डर कर दे, हमारे ऊपर अगर 20 केस है हम मर्डर कर दे तभी अपराधी है? क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर बैठे हुए बहुत सारे लोग, जैसे टैनी का जिस लड़के ने जिस तरीके से हत्या की, उसके बाद भी वो माननीय मंत्री बने बैठे रहे, आखिर ये कौन सा संज्ञा? ये इसका विश्लेषण आप कैसे करेंगे? बिन्नू जी ने मेरा नाम लिया है तो मैं इनसे सीधा सवाल से क्वेश्चन है कि इनकी नजर में अतीक अहमद अपराधी था कि नहीं? बिल्कुल था, मैं कहा कहता हूं, लेकिन क्या संविधान की हत्या करके उसको सजा देना? अगर देना है, संविधान को आप नहीं मानते, संविधान को अगर आप ताक पे रखते हैं, बाबा साहब ने जो संविधान और अधिकार दिया उसका गला घोंटना चाहते हैं, तो क्या ये देश चलेगा? बिन्नू जी एक बात बताइए, मैं बहुत देर से आपको सुन रहा था, आपने नैतिकता की बात की, आपने संविधान की दुहाई दी, आपने पत्रकार पर भी सवाल उठाए, पत्रकार की मंशा पर भी सवाल उठाए, सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए, लेकिन आपने सवाल नहीं उठाया तो शाइस्ता को लेकर के पिछले कितने दिन मुझे बताइए, आप निकाय चुनाव को लेकर के इस बीच मस्त थे कि नहीं? और आपने कितना यह मुद्दा उठाया, कितने विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका अदा की? अरे भाई शाइस्ता नहीं मिल रही है, सरकार का फेल्योर है जी। जो आज विपक्ष वो सरकार आखिर वो जेल में रख के षड्यंत्र रचते रहे। आज जिस तरीके से शाइस्ता को नहीं पकड़ पा रहे, उसी तरह से इनकी खुफिया तब नहीं पकड़ पा रही है। ऐसे सरकार और ऐसे इंटेलिजेंस का उत्तर प्रदेश में क्या मतलब रह जाता है? जब आपका सारे सूत्र फेल है, आपका इंटेलिजेंस फेल है, आपकी खुफिया फेल है, तो आपका सरकार फेल है। जी मैं रिजवी साहब आपके पास आ रहा हूं। लगातार जिस तरीके से सरकार अपनी कार्रवाई कर रही है, पूरा का पूरा सिस्टम लगा हुआ है, लेकिन हाँ थोड़ा सा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन इस तरीके से सवाल उठाना, देखिए ऐसा उनके पकड़ने के लिए कई बार जो है पुलिस के कई ऑफिसर, अच्छे ऑफिसर बहुत करीब तक पहुंच चुके हैं। जैसा हमारे साथी ने बताया कि नकाबपोश औरतें साथ में निकलती हैं, और जाहिर सी बात है वो नकाबपोश बिल्कुल एक ही कदकाठी की हैं और एक ही जिस्म की हैं। मतलब जो अगर वो तंदुरुस्त हैं तो वो भी तंदुरुस्त है, हाइट उन लोगों की इतनी है और उन लोगों की चाल चलने की स्टाइल सब, तो जाहिर सी बात है कि अगर 5 लोग एक साथ निकले तो किसका किसका नकाब उठा के रहे। कल दुनिया में यही मैसेज चला जाएगा, साहब जो है पुलिस नकाब उठा के सबको देख रही है। वोट के समय आप नकाब उठा देते हैं और इस समय अपराधी को पकड़ने के लिए आप नकाब नहीं उठा सकते हैं। आप कह रहे हैं कि काफी नजदीक पहुंच गए, कबड्डी का खेल है क्या कि हम काफी नजदीक पहुंच गए? थोड़ा सा लेकिन इस राजनीतिक प्रतिबद्धता के बहुत लोग अब आप अभी कहते थे अभी विनय जी एक बात पूरी करिए, फिर मैं ओपी सिंह विनय के जी पास अभी कह रहे थे हमारे सिंह साहब से, बीजेपी के प्रवक्ता से, कि देखिए मैं बीच में नहीं बोलता हूँ, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ। अब जब विनय सिंह बोलने लगे तो मैं भाई मैं सीनियर जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम पत्रकार हैं और एक स्वाभाविक विश्लेषण कर रहे हैं, तो हम किसी दल के प्रतिनिधि नहीं, तो बहुत से पत्रकार पत्रकार है जो बाइस है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बहुत सारे यहाँ पर निष्पक्ष सवाल उठाए ऐसा। और आज ये भी बड़ी एक विडंबना है या एक इत्तेफाक है कि आज पैनल में पत्रकार है जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता है वो भी पेशे सुनकर, आपने खुद अभी कहा, आपने दोहरा दिया, आपने सिंह साहब से अभी कहा कि भाई आप बीच में जो है, और मैं कहा कि हम लोग तो भाई अपनी पूरी बात रखते हैं, अब वो आप ले लेते हैं, क्या समझिए। तो देखिए शाइस्ता को अरेस्ट करने के अभी लोग कह रहे थे कि साहब वो इद्दत का चल रहा है, कोई कह रहा था कि 40 दिन का इद्दत होता है मुसलमानों में कि साहब जब वो औरत मियाँ मर जाता है तो 40 दिन घर से नहीं निकलती है। लेकिन घर से निकलने क्या पुलिस से थोड़ी ये देखेगी कि साहब इद्दत है, पुलिस तो अरेस्ट करेगी क्योंकि भाई FIR में नाम है, दाम बढ़ता चला जा रहा है, अरेस्ट होंगे, ऐसा नहीं कि नहीं अरेस्ट होंगे। जो हमारे अभी सिन्हा साहब ने कहा, नवल जी ने बहुत सही कहा कि जो पकड़ने का तरीका है पुलिस का, सर्विस लांस उनके जो अपने जो है वो फेल है, पकड़ने वाले हैं, तो वो सब जो है, क्योंकि हमें तो लगता है कहीं बंकर वंकर में तो नहीं छुपी हुई है कि जहां जो है मोबाइल तक न मिल रहा हो, तो इसलिए जो है पुलिस पकड़ेगी, आप चिंता न कीजिए और जल्दी पकड़ेगी।
जी। जोड़ दिया जाएगा पाकिस्तान से, इसको भाग गई जी, भारतीय जनता चलिए, पार्टी का अब समय आ जाए। ओपी सिंह जी अब सवाल उठ रहे, देखिए पत्रकार ने भी अपनी बात रखी और विपक्ष ने भी अपनी बात रखी, अब जरा मैं आपकी टिप्पणी इस पर। आलोक जी, मैं नवल कांत सिन्हा जी की बात से और राजीव जी की बात से सहमत हूं। जी जी, उनको मैं बहुत दिनों से इन लोगों को जानता हूँ। मेरी बात से सहमति कहाँ होंगे आप? मेरी बात से सहमत होते तो सुधर जाते आप। वो देखिए, आप सुधर जाते। हमारी बात से आप सहमत होंगे आप? उनको रोकिए। जी जी, गुंडे वाली पार्टी के प्रवक्ता को रोकिए। अरे झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी आप रुकिए। स्वस्थ परंपरा झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी आप रुकिए। भारत समाचार का डिबेट, ये झूठ की पाठशाला पे ताला लगने वाला है, चिंता मत कीजिए। अच्छा किसका ताला लगेगा, किसका ताला खुलेगा, झूठ लेकिन की सबको पाठशाला अपनी में। बात रखने का मौका मैंने पूरा मौका आपको दिया, विपक्ष को भी। अब ओपी सिंह जी आप अपनी बात रखिए, ठीक है? ठीक है, वो शांत है, वो शांत है। हाँ सुनिए, हाँ। मैंने भी पत्रकारिता किया है। नवल कांत सिन्हा जी ने एक बहुत ऊंची बात कही कि सरकार की मंशा देखी जाती है, कि वो मंशा और उसकी नीयत क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की इस प्रदेश में 4 बार सरकार थी, की भी मंशा देखी गई। बसपा की 3 बार सरकार थी, उनकी भी मंशा देखी गई और मेरी भी मंशा देखी। और मंशा केवल स्टूडियो में नहीं देखी जाती, मंशा का पूरा प्रदेश की जनता, देश को बेचने में भी आपकी मंशा अच्छी है। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। इसको चुप कराइए। देश को बेचने का प्रयास कर रहे हो, सच्चे भी मंशा होगी। क्यों आप उसके जोड़ने पीछे की बात क्या कर रहे हैं? मंशा? जोड़ने की बात करिए ना, ठीक है? अपनी बात पूरी करिए, समय बहुत कम है। इनको हाँ। चुप कराइए। ठीक है, वो चुप हो गए, शांत हो गए, आप अपनी बात कंटिन्यू मैंने करिए। मंशा की बात इसलिए कहा, मैंने मंशा की बात इसलिए आलोक जी कहा कि समाजवादी पार्टी की 12 से 17 में जब सरकार थी और जब काशी में, अयोध्या में, लखनऊ में सीरियल बम ब्लास्ट हुआ, उनके 4 आरोपी पकड़े गए थे। जब पुलिस ने उनको कोर्ट में शामिल किया तो इसी अखिलेश यादव सरकार ने उनकी हाई कोर्ट में पैरवी किया था। अरे पहले भाजपा सरकार की बता दीजिए। माननीय मंत्री जी टैनी जी को आपने कैसे सेव किया? आप उनको माननीय बना करके रखे रहे। कितने किसानों की हत्याओं में उनके लड़के को वंचित थे। उसके बाद 120 बी के मुजरिम माननीय मंत्री जी भी थे, लेकिन माननीय बने रहे कि नहीं बने रहे? आपकी मंशा, आपकी नीयत, ये सबको पता है। अब जाल अंसारी हो, विजय मिश्रा हो, इन सारे लोगों को माननीय बनाने और लूटपाट करके, मैं बताऊं क्या, कितने लोगों को माननीय बना करके आपने बताया हुआ है? अपने संसद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की समीक्षा कर लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की समीक्षा कर लीजिए, जो है उनकी कर लीजिए कि उनके ऊपर अपराध किस तरह के अपराध में लिप्त है, उनके लिए कैसे कैसे ये अपराध का विश्लेषण नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आपने अपनी बात रखी। नवल कांत सिन्हा जी, जब सरकार लगातार अपना काम कर रही है, फिर सवाल घूम फिर के यही आ रहा है कि मंशा पर क्यों आखिर विपक्ष सवाल उठा रहा है। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से दिन पे दिन होते जा रहे हैं, लेकिन बीच में लग रहा था ये मामला ठंडा पड़ गया था चुनाव की वजह से, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पता है कि क्या दिखाना है और किस तरीके से मुद्दे जो हैं वो सामने लाने हैं। तो बड़ी बात यह कि निकाय चुनाव के बाद एक बार फिर ये मुद्दा सामने आए, कहीं ये मुद्दा धीरे धीरे फीका ना पड़ता जाए। देखिए, विपक्ष का काम ही है कि जो सरकार की कमियां हैं उस पर सवाल उठाए। तो अगर इस पर सवाल समाजवादी पार्टी या दूसरे दल उठा रहे हैं कि शाइस्ता को नहीं गिरफ्तार किया गया, तो मुझको लगता है कि इसमें कोई अनुचित नहीं है। लेकिन समस्या कहाँ पे है? समस्या ये है कि जब अतीक के खिलाफ फैसला आया था, तब सभी दल ये चीख के कह रहे थे विपक्ष के कि देखिए अतीक अपराधी हो सकता है, लेकिन उसका पूरा परिवार, उसके बच्चे, वो सब लोग तो अपराधी नहीं हो सकते, सबको अपराधी की तरह से क्यों ट्रीट किया जा रहा है? तो जाहिर सी बात है कि एक स्टैंड पे अगर कायम होते हैं, यही स्टैंड हमेशा रखते हैं विपक्ष के लोग कि शाइस्ता भी एक अपराधी है और इसको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और गिरफ्तारी के बाद भी यही स्टैंड पे कायम रहता है, तो मुझको लगता है तब तो कोई बुराई नहीं। जी देखिए आलोक जी, एक चीज नवल जी की बात तो बस 2 कम शब्दों में बता दूं, ठीक है, शाइस्ता अपराधी है कि नहीं है, उसके क्रियाकलापों से अगर सरकार ने उसके ऊपर केसेस किए तो अलग चीज है, लेकिन अतीक अहमद अपराधी थे, उसकी सजा इस वजह से उसे अपराधी माना जाए? क्या भारतीय संविधान में भैया यहाँ के किसी कानून में ऐसा है कि अगर पति को किसी चीज, पति के लिए एकदम नहीं बोला होता है तो उसके जगह क्या पत्नी
पत्नी को भेजा जा सकता है? पति जानकारी के लिए आलोक जी बता दूं। पत्नी को अपराधी, चलिए, जो सवाल उठाया अगर वो कम से कम- वांछित है, जी, अगर जी, किसी जी। केस में वांछित इस है, कनेक्शन सेकंड में में जवाब दे। बचाव की गैंग टिप्पणी चला रही करानी है, है। गैंग चला आप रही है। आप सवाल ही नहीं समझे, आपने अपने विपक्ष की भूमिका बस अदा कर दी। चलिए ओपी सिंह जी, इस पर जरा आपकी टिप्पणी जल्दी से। मैं केवल एक सुधार करना चाहता हाँ, था ठीक है, ठीक है, ठीक है। कि शाइस्ता परवीन पर सरकार ने न तो मुकदमा किया है न तो मुकदमा कराया है। उमेश पाल की पत्नी ने तो माफिया शाइस्ता कहाँ से हो परवीन के खिलाफ जब सरकार मुकदमा ने मुकदमा कायम किया कराया है। न कराया, ये बता तो दें, माफिया जो को एफआईआर जी, दर्ज हुई हाँ। है उसमें उमेश पाल की पत्नी ने करा। इनको जानकारी तो कुछ है नहीं। अरे आपको ये तो जानकारी बस है, अतीक, मुख्तार, आपके तरह अतीक, से झूठ मुख्तार, बोलने की जानकारी अतीक नहीं होनी है। बाहर आ गया तो नहीं लेना पंजाब झूठ खतरे के में, पाठशाला में असद मारा एडमिशन। गया तो खतरे में। झूठ के हाँ, पाठशाला में एडमिशन नहीं लेना है। आपके शिष्य नेतृत्व और आप रहे हैं, उसमें ज्यादा अच्छा है। ये सवाल उठाना आलोक जी, इनको चुप जी, कराइए भाई। लेकिन चुप कैसे कराइए। राजनीतिक कनेक्शन की बात की जा रही है? रजा रिजवी साहब देखिए, अपने अपने राजनीतिक दलों की बात करें, शाइस्ता परवीन को लेकर के बचाव में भी बात की जा रही है और तकनीकी बिंदु भी दिए जा रहे हैं। शाइस्ता परवीन जो 2021 में किस तरीके से एआईएमआईएम ज्वाइन करी, फिर उसके बाद बीएसपी ज्वाइन करी, वही तो शाइस्ता परवीन है। जो राजनीतिक दलों ने किस तरीके से संरक्षण दिया, राजनीतिक दल अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे? कब समझेंगे? यही सवाल है आपका मेरा। वरिष्ठ पत्रकार से राजनीतिक दलों का जिम्मेदारी लेना है। मंत्री जी के संबंधों की जांच होनी चाहिए। कब मनन करेंगे? आलोक जी, मैं ये साहब। नहीं समझ पा रहा हूँ, इतनी देर से डिबेट चल रही है और डिबेट के जो जीस निकल के आ रहा है कि अगर किसी पर एफआईआर हो गई और किसी को अरेस्ट करने के लिए लोग ढूंढ रहे हैं तो उसका समर्थन क्यों हो रहा है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। नहीं, कहाँ समर्थन हो रहा है? ये नहीं समझ पा रहा हूँ। ये बताइए, सवाल उठे माननीय हैं। उप मुख्यमंत्री जी के ऊपर भी केसेज हैं। बहुत से ऐसे सांसद और विधायक हैं एफआईआर दर्ज हुई जिनके है, ऊपर तो केसेज वो हैं। अदालत में जाएं। समर्थन कहाँ हो रहा है? जाके कहें, नहीं, अरेस्ट संविधान स्टे की ले हत्या लें। उत्तर प्रदेश में होगा अरेस्ट तो स्टे ले जायज लें। नहीं है। वो संविधान की वो हत्या होगी तो एफआईआर को जायज नहीं है। कराएं, कोर्ट में जाएंगे तब एफआईआर को कर दीजिए। ये एफआईआर गलत है, मैं इसमें एक्यूज उत्तर नहीं हूँ। प्रदेश में कानून का राज कायम होना चाहिए। क्या बात है, अरे जो है जेल में चले गए, उनका भाई जेल में चला गया, उसके बाद जो है उसकी माँ ही सबसे, उसकी बीवी सबसे सीनियर है, अपने लड़कों को उसमें तैयार करके पूरा एक गैंग बना लिया, गैंग बना करके पूरा तय कर दिया। पता चला किसको किसको रुपया देकर कैसे मरवाया गया, कैसे क्या गया, सब इन्वेस्टिगेशन में आया है। कितने रुपये किसको दिए गए, वो है क्या सिखाया गया, कौन कहाँ कहाँ मिला, अशरफ से कौन कौन मिलने गए, टीवी पे दिखाया गया, मिलने के बाद तय हुआ, तय होने के बाद पैसा तो जाहिर सी बात है कि उसमें संरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए। एफआईआर दर्ज है, मुकदमा चले, मुकदमा छूटे, चाहे सजा हो, एक अलग मुद्दा है, लेकिन संरक्षण मतलब हमें लगता है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी ने रिजवी साहब भारतीय जनता पार्टी ने तो संरक्षण दे रखा है। क्या आपको नहीं पता है कि जमीन के व्यवसाय में वहाँ के माननीय मंत्री जी अतीक अहमद, उमेश पाल, तमाम लोग शामिल थे, एक साथ व्यवसाय करते थे। क्यों नहीं? शाइस्ता ने कहा कि हमने 5 करोड़ रुपया दिया है। क्या किया? क्यों नहीं किया? जांच क्यों नहीं होना चाहिए ना। क्यों नहीं जांच हुई? मुद्दा है जांच हुई? कि आप आगे किस जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? मॉडल सेट कर रहे हैं, बड़ी बात ये है। ठीक है, एक अपराधी जिसको आप मानते हैं, जिसने कहा 5 करोड़ रुपया दिए हैं, आतंकियों उसकी की जांच और होनी चाहिए। माफियाओं क्यों की, नहीं हुई? माफियाओं की सबके पास लंबी फेहरिस्त है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसके शासनकाल में कौन फला फूला, किसने संरक्षण दिया, मुद्दा ये नहीं है। मुद्दा ये है कि अब किस भाजपा ने रणनीति के तहत संरक्षण काम दिया करना अतीक चाहिए। को। साढ़े आपकी 6 पार्टी साल ने से कौन सा सरकार ऐसा भाजपा आदर्श की दे है। दिया, एक माइंडसेट कर दिया जो लोग कहे कि समाजवादी पार्टी में बहुत अच्छी संवैधानिक रूप से होती थी पूरी तरीके से, वहां पर आपने कौन सा ऐसा मॉडल दे दिया भाई? बिल्कुल जो दिया है। आप कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नहीं, अगर कोई इन्होंने कानून नहीं व्यवस्था कहा। है, वो बड़ा अच्छा काम जो करेगा, मेरा ये नहीं है, लेकिन मेरा वो समाजवादी पार्टी 100% जैसे ठीक है। तमाम ऐसी चीजों को लिया करके नवल जी के पास आऊंगा। ठीक है, आप ओपी सिंह जी जरा नवल कांत जी को सुन लेंगे जरा। आलोक जी, मैं तभी बोलने की स्थिति में होऊंगा जब सपा प्रवक्ता बोलने ठीक है, लगेंगे। मैं तो एंकर हूं, उम्मीद मैं करूंगा- होस्ट करा रहा हूं, मैंने सबको शांत करा दिया, अब सिर्फ नवलकांत जी को सुना जाएगा। जी, अगली देखिए, आवाज नवल जी की। मैं इस सरकार की बात ही नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं आप से कह रहा हूँ कि पिछले 2 दशकों में जो सरकारें आई गई, उनका हिसाब किताब देखिए तो 2 सरकारों की बहुत अच्छी जो छवि थी वो थी एक मायावती सरकार की कानून व्यवस्था को लेकर के, और दूसरी थी कल्याण सिंह की सरकार की छवि कि जो सख्त कहा जाता था, लेकिन जो बड़े माफिया मुख्तार और अतीक अहमद जैसे
जो बड़े माफिया थे उनके खिलाफ कोई भी सख्त कार्रवाई, कोई भी दल, उसमें बीजेपी भी शामिल है, बीजेपी की जो पूर्व सरकारें रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई है और वो संदेश देने वाली है कि कोई भी माफिया हो, कोई भी हैसियत वाला व्यक्ति हो, उसके खिलाफ सरकार कार्रवाई करेगी। तो मुझको लगता है कि इस कार्रवाई का अप्रिसिएशन होना चाहिए। तकनीकी तौर पे गुड़ागड़ी से शाइस्ता परवीन को अच्छा साबित करना या उसका जो बेटा जो अटैक किया था, जिसने जो बाद में मारा गया इनकाउंटर में, उसका पक्ष रखना मुझको लगता है कि ये उचित नहीं और ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं। नवल जी, किसी का भी पक्ष नहीं रखा जा रहा है, लेकिन क्या उत्तर प्रदेश के अंदर कोई अपराधी है? अपराधियों की लिस्ट बहुत लंबी है। कितने लोगों के घर पर बुलडोजर चला? क्या टैली के घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? अगर आपके कार्य करने का तरीका है, जिस तरह से माँ बेटी को जिंदा जला करके प्रशासन ने मार दिया था, क्या उनके घर पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए था? तमाम ऐसे कार्य इसी उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा शासन में हुआ है। कार्रवाई क्या होती है? कौन सी कार्रवाई? आप एक तरफा कार्रवाई करते हैं, एक को अपराधी करते हैं, दूसरे को अच्छा अपराधी। आपकी नजर में अपराधी दो तरीके का होता है, एक अच्छा अपराधी, एक बुरा अपराधी। अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराध हो चाहे कोई चीज हो, उसको धर्म और जात में बांटने का काम करती है, क्योंकि इसके पास कोई विजन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी फैलाव है। समाजवादी पार्टी ने जो अच्छा, चलिए ठीक है विनय सिंह जी, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, सब लोग सुनेंगे विनय सिंह जी को। विनय जी, अब सरकार जिस तरीके से काम कर रही, आप अगर होते सरकार की जगह, आपको क्या लगता है कि आप कौन सी ऐसी ट्रिक अपनाते, कौन सा ऐसा सिस्टम लगा देते, कौन सा ऐसा तंत्र लगा देते जो शाइस्ता परवीन गिरफ्त में होती? जल्दी से बताइए, मैं आपको सुझाव दे रहा हूं, आप रखिए अपनी बात फोरम में। भारतीय जनता पार्टी के तरह से किसी एक तरफा कार्रवाई कतई नहीं भारतीय समाजवादी का पार्टी के शासन में होता। समाजवादी पार्टी के शासन में न कोई धर्म देखा जाता था, न कोई जात देखी जाती थी। मैंने सवाल उठाने को नहीं, मैंने सुझाव की बात की थी, आपने सुझाव मांगा है। गिरफ्तार होते अगर इस तरह का स्थिति समाजवादी पार्टी के शासन में होता, गिरफ्तार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के अभी खेलने का प्रयास कर रही है, गिरफ्तार करने के मूड में ही नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी फेल हो चुकी है। अच्छा, आपके सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी ओके सिंह जी, आप लोग गिरफ्तार करने के मूड में नहीं है, खेल रहे हैं। जरा आप इस सवाल का जवाब दे दीजिए जो उठाया। हाँ हाँ ठीक है, सुनेंगे जल्दी, समय बहुत कम है, 3 मिनट का मुझे करना है। मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ आलोक जी कि 2012 से 17 में मऊ में दंगा हुआ और आपके चैनल ने दिखाया कि मुख्तार अंसारी खुलेआम जीप पर बैठ करके किस प्रकार से दंगा कराया और पुलिस मूक दर्शक, जिला प्रशासन मूक दर्शक रही, किस प्रकार अतीक ने कोतवाली में ताला बंद करवा दिया, किस मुख्तार अंसारी का लड़का आप ही के सहयोगी दल से सांसद विधायक था, भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल राजभर के समय में विधायक। भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, दोहरा सबूत है। चलिए रजा रिजवी साहब, आज की डिबेट का एक फाइनल कमेंट जो आपको लग रहा है। भाई फाइनल कमेंट में यह है कि मुख्य गवाह उमेश पाल सिंह की हत्या हुई कि नहीं हुई कि नहीं हुई, और हुई तो अगर हत्या हुई तो हत्यारे पकड़े जाएंगे, आपराधिक षड्यंत्र करने वाले लोग पकड़े जाएंगे, 120B के जो मुलजिम होंगे वो ढूंढे जाएंगे। कोई अपराध करने वाला जो सामने मारता है वही खाली मुलजिम नहीं होता, इसके पीछे लोग बैठ के पूरा षड्यंत्र रचते हैं कि किसको मारना है, कैसे मारना है, क्या करना है। आप ही बोल लीजिए श्रीमान जी, मैं चुपचाप बैठा हूँ। मंत्री जी हैं, उनके आलोक जी ने हमें समय दिया था, मैं बोलना चाह रहा हूँ, मुझे पूरा बोलने दे, आप बोल लीजिए। आवाज मत दबाइए कम से कम, ठीक है, उनको अपनी बात रखने दीजिए। जी जी, तो मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ, हत्या हुई उमेश पाल की, FIR हुई उसमें सबका, तो इनको तो कहना चाहिए कि हाँ अरेस्ट हो भाई, उमेश पाल मुख्य गवाह की हत्या हुई है, उसमें 2 सिपाहियों की हत्या हुई है, तो जो FIR में नेम्ड है वो अरेस्ट हो भाई, हम भी चाहते हैं अरेस्ट हो। लेकिन किसी मुद्दे को लेकर के राजनीति में नहीं करनी चाहिए, विपक्ष को भी अपनी सहयोग करना चाहिए कम से कम, ठीक है। पर्दे के पीछे बहुत से षड्यंत्रकारी होते हैं, मैं तो यही बार बार कह रहा हूँ, जिसको शाइस्ता ने कहा मैं 5 करोड़ रुपया दी हूँ,
क्यों नहीं उस मामले की जांच होती है? माननीय मंत्री जी के सवाल ये उठाइए, 5 लाख की नामी शाइस्ता की गिरफ्तारी पर सवाल उठाइए। चलिए नवलकांत जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट लेकिन मैं चाहूंगा आज आप थोड़ा अलग अंदाज में करें, आवाज जाने दो के अंदाज में कुछ कर दे आज हमारी डिबेट। जी 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 जी। जिस तरह की विपक्ष हमेशा अम्बेडकर जी के संविधान की दुहाई देता है, उसमें एक धारा है 120B, और 120B उन्हीं पर लागू होती है जो कि स्पॉट पे नहीं होते हैं लेकिन पूरी साजिश करते हैं। और साफ नजर आ रहा है कि ये जो षड्यंत्र है उसमें शाइस्ता परिवहन पूरी तरह से शामिल थी, और जाहिर सी बात है कि उसको पुलिस ने भी माना है और भी जैसी है जो जांच कर रही है वो भी माना है कि ये की पर्सन है। तो ऐसे में उसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें हो रही हैं, और मुझको लगता है कि कोई और अच्छा प्रयास करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और दूसरे दल को भी, भले ही उनका पति उनकी पार्टी से सांसद रहा हो, लेकिन किसी तरह की पैरवी नहीं करनी चाहिए अपराधियों की। 120 भी हीनियस क्राइम है, इसमें आजीवन फांसी तक भी है। 21 और 32 120 भी बहुत बड़ा जो है इसमें आजीवन कारावास नॉन अवेलेबल है, समझे, छोटी मोटी दफा नहीं होती है। स्वतंत्रता की आजादी 32 के तहत इस तरह के कार्यों के खिलाफ, भाई वो तो हमारे संविधान में अभिव्यक्ति की आजादी की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है। ओपी सिंह जी, आज की डिबेट का फाइनल कमेंट, नहीं तो मेरी डिबेट अधूरी रहेगी। बस वही है कि 2017 से अपराधी माफियाओं गुंडों के खिलाफ जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है, जनता का उसका आगे भी जो बचे खुचे हैं उनके कार्रवाई होगी। शाइस्ता परवीन ने एक बयान ये भी दिया था कि जो हमारे तांगे वाले का बेटा, हमारा पति ने जो अरबों रुपया कमाया, उसका एक हिस्सा अखिलेश यादव की पार्टी को भी दी थी। वो तो नहीं आया, वो तो आप झूठ के पाठशाला के विद्यार्थी अपने झूठ की जो प्रतिभा है उसको निकाल करके आपको कहने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शाइस्ता ने ये जरूर कहा था, भारतीय जनता पार्टी के माननीय मंत्री को हमने 5 करोड़ रुपया दिया, पूरे मीडिया में कहा था 5 करोड़ रुपया दिया। क्या लोग जी आपको नहीं पता है? कहा था कि नहीं कहा था 5 करोड़ रुपया? कहा गया 5 करोड़ रुपया? उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? तो मायावती के झूठ के पाठशाला के अभी इतने अच्छे विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थी नहीं है। मिलेगी। चलिए अब ये होना चाहिए कि किसने शाइस्ता परवीन की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी, ये सवाल विपक्ष को उठाना चाहिए कहीं ना कहीं। चलिए आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, विनय सिंह जी आपका भी, ओपी सिंह जी आपका भी, नवलकांत जी आपका भी, और रजा रिजवी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो शाइस्ता परवीन सहित तमाम ऐसे आरोपी जिन पर इनाम 25 से 50 और 50 से 5 लाख तक घोषित हो चुका है, इनामी जो रकम है वो बढ़ाई जा चुकी है, लेकिन हालात, तस्वीर अभी भी वहीं के वहीं है कि 82 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। कहां गई आखिर शाइस्ता परवीन? विचार हम सबको करना है। नमस्कार।